वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने हिमाचल जीके के बहुत सारे वीडियो जो हैं अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और अब हम उन्हीं पेपर की पॉलिटी और हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं और एक्स्ट्रा डिस्कशन के साथ जो है पूरा हम कंप्लीट इनको देखेंगे। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो ज़रूर कंप्लीट देखिएगा वीडियो। और इसी के साथ अगर आपको कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के अगर वीडियो चाहिए तो आप दूसरे चैनल पे हमारे पे विजिट कर सकते हैं, ऑल एग्ज़ाम इंडिया। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके उस चैनल तक जो है वो आसानी से पहुँच सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं हिस्ट्री के। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है महात्मा गांधी ने कहाँ सत्याग्रह की खोज की तथा उसका सर्वप्रथम उपयोग राजनीतिक संघर्ष की तकनीकी के रूप में कहाँ पर किया। तो सभी को पता है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसका राइट जो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका है, और वहीं पर इन्होंने सत्याग्रह का जो है फर्स्ट उपयोग किया था। और इसके साथ ही 1904 में महात्मा गांधी ने डरबन में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एलाइड के एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। और एलाइड के एग्ज़ाम में जो महात्मा गांधी का टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से है 10 से 12 क्वेश्चन जो है यहाँ पर एलाइड में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलाइड एग्जामिनेशन के लिए, और बाकी एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने 1904 में डरबन में जो है फिनिक्स फार्म की जो है स्थापना की थी। और साथ ही साथ 1910 में इन्होंने, इसको भी याद रखेंगे, 1910 में इन्होंने टॉल्स्टॉय जो फार्म है इसकी स्थापना की थी जोहान्सबर्ग में। इसको भी याद रखेंगे, डरबन में और जोहान्सबर्ग में इन्होंने 2 फार्म स्थापित किए थे 1904 और 1910 में। और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने, जो वहाँ पर भारतीय रहते थे उन पर गोरों द्वारा जो अत्याचार किया जाता था उसके विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। तो वहीं से जो थी सत्याग्रह की इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिक समन्वय का प्रमुख आधार स्तंभ है। तो इनके, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, जो सर्वधर्म समभाव है, यानी कि सभी धर्म एक समान, ये जो है मेन आधारभूत स्तंभ है। क्योंकि जब ये महात्मा गांधी विदेश से, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उस टाइम भारत में बहुत ज़्यादा जो है निम्न जातियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। तो इन्होंने जो था इसे एक बुराई समझा और इसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में हिंदी स्वराज पुस्तक जो है मूलतः लिखी गई है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है जिसके लेखक महात्मा गांधी है, मूलतः गुजराती में लिखी गई है। इसको याद रखेंगे, गुजराती में इसको लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1909 में इस पुस्तक को जो है लिखा गया है, हिंद स्वराज। इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी की बाकी जो पुस्तकें हैं, मैगजीन हैं, उनको भी याद रखेंगे, जिसमें जो मेन है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। इसको भी याद रखेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये भी एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया था। नहीं किया था यहाँ पे पूछा गया है। अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी पत्रिकाएं जो है महात्मा गांधी द्वारा उनका संपादन किया गया। तो फर्स्ट महात्मा गांधी जी की है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी जी की, हरिजन भी महात्मा गांधी जी की है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यू इंडिया महात्मा गांधी की नहीं है। और कब कब ये पत्रिकाएं आई ये भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट है 1903 में ये आई थी, तो ये साउथ जो अफ्रीका में महात्मा गांधी जी थे उस टाइम की है। सेकंड जो है 1919 में आई थी, 1919 में ये इंडिया में आई थी। तो 1932 में जो है हरिजन आई थी। तो उनके ईयर भी कई बार पूछे जाते हैं, इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय किया गया गांधी जी के रचनात्मक कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, श्रमिक संघों का निर्माण। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा थी, नेशनल एजुकेशन है, इसमें भी इन्होंने रोल अदा किया था। हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है इसमें भी इन्होंने रोल किया था, इनको एक करने में। जो लास्ट है अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, ये भी इन्होंने किया था, क्योंकि जब ये बाहर से आए थे, मैंने आपको बताया कि उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है जातीय भेदभाव था, अछूत कहकर इनको पुकारा जाता था। और इन्होंने जो है हरिजन शब्द जो था अस्पृश्य अछूत लोगों के लिए जो था दिया था। तो इसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध 1932 में महात्मा गांधी ने
आमरण उपवास किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मंडल। तो 1932 में क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की गई थी, यानी कि अलग से जो थे चुनाव लड़ सकते थे। तो सभी जो जितने भी राष्ट्रीय नेता थे इन्होंने इसका विरोध किया था और साथ ही महात्मा गांधी ने जो था इसके लिए आमरण उपवास जो था 1932 में शुरू कर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है। इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जो थी वो शुरुआत हुई थी और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन को जो है जाना जाता है। कई बार अगस्त प्रस्ताव लिखा हुआ भी एग्जामिनेशन में आता है। तो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है बार बार इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन के अधीन महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट विधायकों के विरोध में आंदोलन छेड़ा था? तो जब इन्होंने आंदोलन छेड़ा था तो इन्होंने सत्याग्रह सभा जो थी इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सत्याग्रह सभा। इसकी इन्होंने स्थापना की थी 19 मार्च 1919 को। ये भी याद रखेंगे, 19 मार्च 1919 महात्मा गांधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो रॉलेट एक्ट है ये इसे जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो तीनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे, काला कानून, आतंकवादी जो अपराध अधिनियम है इस नाम से भी इसको जाना जाता है और बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी इसे कहा जाता है। क्योंकि जब ये कानून लाया गया था उस टाइम ऐसा प्रावधान था कि किसी को भी शक के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उसे वकील करने की अनुमति होती थी, ना ही कोई दलील देने की अनुमति होती थी और इसके लिए कोई कानून भी नहीं था। तो इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून जो है वो कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज्य से नहीं है, राम राज्य से मेरा मतलब है दिव्य राज, यानी कि ईश्वर का राज। मेरे लिए राम और रहीम एक ही देवता हैं। तो महात्मा गांधी जी का ये कथन है, इंपॉर्टेंट है। बी इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना से गांधी जी के अधीन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह से ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो था आरंभ हुआ था। और नमक सत्याग्रह जो को है दांडी यात्रा के नाम से भी, दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। और कितने अनुयायी या सदस्य थे इसके? तो 78 जो अनुयायी या सदस्य थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ जो थी दांडी यात्रा शुरू की थी। अगर फर्स्ट में बात करूं रॉलेट सत्याग्रह की तो ये 1999 में आया था। और बारदोली सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो बारदोली जो सत्याग्रह था ये 1928 का है, इसको भी याद रखेंगे। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है मेन रोल था इसमें बारदोली सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह जो हम पढ़ चुके हैं अभी 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। और गांधी इरविन समझौता जो है ये 4 मार्च 1931 को हुआ था। तो सारे ही पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों ही एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। और ये जो गांधी इरविन समझौता है इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो था स्थगित कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रखेंगे। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो था ये स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत की प्राचीन और मध्यकाल की मंदिर स्थापत्य कला की शैली कहलाती है। उत्तर भारत की यहाँ पर पूछी गई है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नागर शैली। उत्तर भारत में नागर शैली में जो है मंदिर बने हुए हैं। और दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो द्रविड़ शैली में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मैक्सिमम मंदिर बने हुए हैं। और बेसर शैली की यहाँ मैं बात करूंगी, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो बेसर शैली वो शैली होती है जो द्रविड़ शैली प्लस नागर शैली के मेल से बनती है, यानी कि इन दोनों के मेल से जो शैली बनती है वो बनती है बेसर शैली। जिस शैली में इन दोनों ही शैलियों का यूज़ किया जाएगा, इन दोनों शैलियों को मिला के जो शैली का यूज़ किया जाएगा मंदिर बनाने में उसको बोलेंगे बेसर शैली। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष किस वंश के शासक थे?
तो अमोघ वर्ष जो हैं ये राष्ट्रकूट के शासक रहे हैं। राष्ट्रकूट की अगर बात करें तो इसके जो राष्ट्रकूट के संस्थापक रहे हैं दंती दुर्ग रहे हैं, और यहाँ की जो राजधानी रही है मान्यखेट रही है। और अमोघ वर्ष की अगर बात की जाए तो इनके टाइम पीरियड में जो अरब यात्री था सुलेमान, इसने भारत की यात्रा की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष के टाइम में जो है भारत की यात्रा की थी। और ये जो अमोघ वर्ष हैं ये लगभग इन्होंने 68 ईयर्स शासन किया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, तो इतना 68 ईयर्स तक जो है इन्होंने जो है शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिले का नहीं है? चिश्ती सिलसिले का नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हिमुद्दीन नागौरी जो थे ये चिश्ती सिलसिले से नहीं थे, ये मुनीउद्दीन चिश्ती के जो हैं शिष्य थे। और साथ ही साथ इनको सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी गई थी, इसको भी याद रखेंगे, सुल्तान तारिकीन की उपाधि जो है इनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार तथा अलवार कौन थे? तो नयनार और अलवार जो थे ये दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत थे। इंपॉर्टेंट है, नयनार और अलवार जो हैं दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत थे। अलवार जो हैं ये एकेश्वर यानी कि एक ही ईश्वर को ये मानते थे और विष्णु भगवान की ये पूजा करते थे, इसको याद रखेंगे। विष्णु भगवान की ये पूजा करते हैं, एक ईश्वर को ये मानते हैं। और नयनार की अगर बात करें तो शिव भक्त हैं, ये शिव भगवान की पूजा करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ये शिव भगवान की पूजा करते हैं और ये विष्णु भगवान की जो है पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार टेट के एग्जाम में भी इसको देखा गया है। कम से कम 4 से 5 बार तो ये टेट के एग्जाम में जो है वो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ये सासाराम में है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो इनका जो टाइम पीरियड था 1540 से लेकर 45 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है शेरशाह सूरी का। और फर्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट है, सिकंदरा जो जगह है ये आगरा में पड़ती है और यहाँ पर अकबर का जो मकबरा है ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड है 1556 से लेकर 1605 तक का टाइम है अकबर का। और इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये गद्दी पर बैठे तो ये 13 वर्ष 4 महीने के थे। जब इन्होंने राजकाज संभाला था तो 13 साल के थे, 13 साल और 4 महीने के थे। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, इसको भी याद रखेंगे। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। और इनका जो टाइम पीरियड 2 बार जो है सुल्तान रह चुके हैं, तो 1530 से लेकर 1540 तक इनका फर्स्ट टाइम पीरियड रहा है। सेकंड जो इनका टाइम पीरियड रहा है ये रहा है 1555 से लेकर 56 तक का। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है अकबर को जो है राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। तो हुमायूं के बेटे कौन थे? अकबर थे। और हुमायूं किसके बेटे थे? तो बाबर के बेटे हुमायूं थे, हुमायूं के बेटे अकबर थे। ये भी कई बार जो है एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने डिस्कस किए हैं। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने देखे हैं वहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, तो उसे भी आप ध्यान से देखेंगे। और ये जो जितने भी चैप्टर हैं आपको कंप्लीट अगर चाहिए तो आप दूसरे चैनल पे हमारे पे विजिट कर सकते हैं, ऑल एग्जाम इंडिया पे। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।